Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about Newton's law of gravitation. आइए देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड सेब वाली कहानी तो आप सुने होंगे, लेकिन ये सेब वाली कहानी इतना आसान नहीं है। इससे पहले भी बहुत कहानी हुई है, तब जाके आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्राप्त हुआ है। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, जिसके अंदर विशेष प्रतिभा होती है वही कुछ विशेष कर जाता है, जिसको लोग याद करते हैं। आइए देखते हैं। न्यूटन के अनुसार यूनिवर्स का प्रत्येक पार्टिकल प्रत्येक दूसरे पार्टिकल को फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है, और यह फोर्स मान लेते हैं दो पार्टिकल m1 m2 है। यह फोर्स दोनों पार्टिकल के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल तथा इनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और यह फोर्स दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली रेखा के एलॉन्ग वर्क करता है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो यहां देखें, दो ऑब्जेक्ट दिखाए गए हैं m1 m2, और इनके सेंटर के बीच की दूरी r है, दर्शाया गया है। और फोर्स जो कार्य कर रहा है, फोर्स जो है इस लाइन पर वर्क कर रहा है। तो देखिए F12 इसका मतलब है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन 1 मतलब m1 पर फोर्स कार्य कर रहा है, किसी कारण m2 के कारण, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मतलब m2 पर फोर्स कार्य कर रहा है m1 के कारण। ध्यान दें, और ये फोर्स अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं, तो F12 मतलब इस पर फोर्स m2 कारण जो कार्य कर रहा है वो इधर m2 जो है m1 को अपनी तरफ खींचेगा इस फोर्स से, और m2 को m1 F21 फोर्स से इधर खींचेगा। यस, तो यहां से और कॉन्सेप्ट देखा जाए, इफ मॉड F12 इज इक्वल टू मॉड F21 इक्वल टू F, मतलब ये मास जो है किस भी रेशियो में क्यों ना हो, लेकिन इनका फोर्स जो है ऑलवेज 1:1 में होता है, 1:1 में ही इनका फोर्स वर्क करता है हमेशा। ये जो फोर्स वर्क करता है सदैव यही रहता है। मास का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन फोर्स का रेशियो सदैव यही होता है। ये चीज देखना है। अब यहां देखा जाए फोर्स तो इक्वल होता है, तो मैग्नीट्यूड इनका क्या होगा, यह मान लेते हैं इक्वल है, तो तब क्या होगा, यही तो इनका नियम है, यह प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड यह प्रोपोर्शनल 1/r², तो इनको कंबाइन करते हैं, सो यह प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन r², तो F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r²। तो G एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा जाता है। इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह यूनिवर्स के किन्हीं दो पार्टिकल के बीच या किन्हीं दो बॉडी के बीच वर्क करता है। ये चीज आपको हमें बताना था। हाँ, एक चीज और यहाँ पे है कि जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये नियम जो है सिमेट्री वाले बॉडी के लिए लागू होता है, पॉइंट मास के लिए लागू होता है, सिमेट्रिकल स्फेरिकल बॉडी के लिए और पॉइंट मास के लिए लागू होता है। यहां नोट में लिखा हुआ है, दिस फार्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक मासेज और पॉइंट मासेज। ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। अब ये स्फेरिकल मासेज से ताल्लुक ये है कि जैसे अर्थ ले लिए, मून ले लिए, तो अर्थ पे खड़े होकर जब मून को देखेंगे तो वो हमारे लिए क्या होगा, पॉइंट मास होगा। मून पर खड़े होकर जब अर्थ को देखेंगे तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, बहुत दूरी होने की वजह से वो पॉइंट मास होता है। यस, हाँ, इस टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए वो लागू नहीं होगा जिसके लिए हम ये कंफर्म ही ना कर पाए कि वो आर कहां से ले, तो सेंटर ऑफ मास इसका हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे
कि आर कहां से कहां तक लें, ये आर हमारे लिए क्या है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में हम यहां पर ये नियम अप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आर हमें कहां से कहां तक लेना है ये पता नहीं चल पाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की हमें जानकारी होगी तभी हमारा काम हो पाएगा। यस, तो दोबारा इसकी डिफिनेशन को देख लिया जाए। इट स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ऑल अदर पार्टिकल विद ए फोर्स व्हिच इज directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them. It acts along the line joining the two particles. तो हमें लगता है डिफिनेशन वगैरह सब आप समझ गए होंगे, ये जानना है। और जी के बारे में यहां लिखा है द कांस्टेंट ऑफ proportionality G is called gravitational constant. Its value is same for all pairs of particle in the nature, in the universe. Hence, G is a universal constant. Hence, G is a universal constant. तो यह फोर्स पेयर के रूप में होता है। Its value is same for all pair of particle. ऑल पेयर मतलब कोई दो पार्टिकल लेंगे तो पेयर होगा ना, जोड़ा होगा, सभी के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो हम समझते हैं ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब आपको यहां से ये देखना चाहिए, इस पर अगर हम आपसे पूछें इस सिस्टम पर नेट फोर्स कितना कार्य करता है, तो आपको कहना चाहिए नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर और मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो जाहिर एक नेट फोर्स क्या आएगा, 0 आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो ये सब कॉन्सेप्ट भी इससे आपको सोचना चाहिए। तो बहरहाल ये चीज हम जब न्यूमेरिकल बताएंगे अगले वीडियो में, तो वहां ये सब कॉन्सेप्ट भी हम उठाएंगे, इस पर हम प्रॉब्लम को देखेंगे। तो अब हम जो स्टडी करने वाले हैं इसके वेक्टर फॉर्म को करने वाले हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो भीड़ भाड़ से बिल्कुल ना परेशान हो, ये बहुत अच्छा बहुत साफ वेक्टर फॉर्म आपको दिखाया गया है। तो इसको कंसेप्ट बताने से पहले आपको ये बता दें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, जो फार्मूला आया हमारा, वो यूनिवर्स में कहीं भी लागू हो सकता है, चाहे आप पृथ्वी की बात करें या चंद्रमा की बात करें या कहीं भी ले जाएं। अगर दो पार्टिकल के बीच फोर्स F कार्य कर रहा है यहाँ पर, तो वो चंद्रमा पे भी ले जाएंगे तब भी उन दो पार्टिकल के बीच फोर्स F ही कार्य करेगा, ध्यान दिया जाए। और वो बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करते हैं। तो ये चीज आपको बताना है, फिर आगे भी आपको बताया जाएगा। तो अब वेक्टर फॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दें, हम 2 पार्टिकल लिए हैं m1 m2, इनके बीच का डिस्टेंस है r, ध्यान दिया जाए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन हो गया। यस, तो ओरिजिन से m1 की जो डिस्टेंस है वो r1 है और ओरिजिन से m2 की डिस्टेंस है वो r2 है। तो ये r1 वेक्टर ले लिए हैं, ये r2 वेक्टर ले लिए हैं। यस, और m1 m2 जो है r डिस्टेंस पर है। तो m1 पर जो फोर्स कार्य करेगा m2 के कारण वो F12 हो जाएगा वेक्टर में, और m2 पर जो फोर्स कार्य करेगा m1 के कारण वो F21 होगा इस डायरेक्शन में। तो फिगर इतना क्लियर है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखा जाए, बहुत ध्यान से देखना है और सफाई से आपका काम हो जाएगा। पहले इसे समझते हैं। इधर देखिए, अगर इधर से चलते हैं तो क्या होता है, r1 वेक्टर प्लस r इधर से इधर चल रहे हैं, तो r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर, दो वेक्टर जोड़ने का जो तरीका है, रिजल्टेंट क्या होगा, r2 वेक्टर। देखिए, r1 वेक्टर प्लस r12 वेक्टर इज इक्वल टू r2 वेक्टर, इज जिसे एक वेक्टर दिया एक वेक्टर दिया है, रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा। तो ये क्या है, r2, वही यहाँ पे लिखा है। तो r12 वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा r2, यहां पहले से r1 उस तरफ ले जाओ,
तो इतना आ गया। तो ये कहां से आया, हर चीज विस्तृत सफाई से लिखा है, इससे साफ वेक्टर फॉर्म संभव नहीं है, ध्यान दिया जाए। इतना हो गया। तो ये है आर वेक्टर। अब इसको समझिए क्या चीज है, क्योंकि आगे जब जरूरत लगेगा तो आप सोचते कहां से आया, तो कहां से आया तो मैं पहले घेर देना चाहता हूं। चाहे आर वेक्टर इसे कह दिया जाए, उसका मॉड लेंगे तब भी आर के बराबर है, उसे R12, अगर आप इधर से इधर गए हैं तो क्या कहेंगे, R12 वेक्टर, उसका मॉड लेंगे तब भी आर वेक्टर के बराबर है, और R12 बराबर ही तो आया है R2 माइनस R1, इसका भी मॉड लेंगे तो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। तो हम समझते हैं, हम ये जो समझाना चाहते हैं आप समझ गए। यही बात इधर ये भी लिखा है, अगर आप ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर करेंगे तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका ये होगा। तो वही चीज यहां पे की है, R2 वेक्टर ये प्लस R21 वेक्टर, मतलब 2 से 1 की ओर चल रहे हैं, इज इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यहां से R21 वेक्टर इज इक्वल टू आया है R1 वेक्टर, यहां है माइनस R2 वेक्टर। इनका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, अब देखेंगे क्या होता है। अरे भाई टोटल जो ये R वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड भी तो R के बराबर है, और ये R21 वेक्टर ये भी तो R के ही बराबर है, और R21 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, R1 माइनस R2, तो ये भी क्या है, R के ही बराबर है। मतलब यहां से यहां तक जितने भी बताया गया, चाहिए हो दोनों का मैग्नीट्यूड R के ही बराबर है। यस, इसका ज्ञान होने पर ही आगे समझ में आएगा। आपको कंसेप्ट बताया गया है कि वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए यूनिट वेक्टर लगा देने से वेक्टर हो जाता है। तो देखिए वेक्टर कितने टाइप से लिखा जाता है, ध्यान दें। ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग जानते हैं, F इक्वल टू जी m1 m2 अपान r स्क्वायर मैग्नीट्यूड में जानते हैं। तो हम इधर से इधर चल रहे हैं, तो F12 क्या फाइंड कर रहे हैं, तो F12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड केवल लिखें तो जी m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। ठीक है, हमने लिख दिया। अब हमें यूनिट वेक्टर लगाना है। यूनिट वेक्टर हम इधर से इधर चल रहे हैं तो लिख दिए R1 यूनिट वेक्टर कैप R12 कैप। यस, इक्वेशन 1 हो गया। ये भी वेक्टर फॉर्म में है और करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं, वेक्टर R, यूनिट वेक्टर को आप जानते होंगे, वेक्टर R12 अपान मॉड वेक्टर R12। तो R12 के स्थान पे मॉड में चाहे तो R ही लिख दें। देखिए ये चीज लिखे चाहे यही लिख दे, दोनों एक ही बात है। तो ऊपर जब आप समझे रहेंगे तो नीचे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। एक क्रम से आप चलिए, ये आपको समझ में आ गया हो, ये आपको समझ में आ गया, तो ये भी हमारा आंसर है, ये भी हमारा आंसर है। अगर ये दिया है तब भी करेक्ट है। अब देखिए इसे दूसरे ये भी हो सकता है, तो ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन कर लेंगे तो यहां क्या हो गया, R³ हो गया। तो एक ये परीक्षा में आए तो भी सही, एग्जाम में आए तो ये भी आपका सही है। हाँ, हो सकता है इसके जैसा यहां लिखना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इसके जैसा मतलब R के स्थान पे क्या लिखेंगे, वेक्टर R के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, वेक्टर R12 भी लिख सकते हैं, क्योंकि R1 से 2 की ओर जा रहा है। तो यहां मॉड में लिख दिए वेक्टर R12, मॉड लगा दिए तो मैग्नीट्यूड हो गया, अपन 3 पावर है तो यहां रहेगा। अगर आप यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो यहां पे स्क्वायर होगा, अगर आप वेक्टर में लिखेंगे तो यहां 3 पावर हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान देना है। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग यहां तक पहुंच गए। तो ये तीसरा रूप हो गया आपका। देखिए तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, इस टाइप से चलेगा। ये छठा हो जाएगा, ये सातवां। फिर यहां देखा जाए तीसरा तक हम लोग पहुंच गए। अब R12 को क्या लिख सकते हैं, R12 को हो सकता है न्यूमेरिकल में नहीं हो सकता, ऑप्शन में ऐसा कुछ दे दे, R2 R1 के रूप में दे दे, इस टाइप से दे दे। तो R12 के स्थान पे तो हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। देखिए वही यहाँ पे केवल प्रयोग कर दिए, कहीं कुछ हम किए ही नहीं है। ये चीज देखिए, तो यहां मैग्नीट्यूड आपको लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, मैग्नीट्यूड लगाओ। तो यही चीज देखिए यहां पे हो गया आराम से। तो इसके स्थान पे क्या लिखना होगा, R12 के स्थान पे संभव है, हो सकता है
R2 माइनस R1, देखिए R21 के स्थान क्या लिख देंगे, R2 माइनस R1, तो ये दूसरा टाइप का बन जाएगा। लेकिन कोई चीज अलग नहीं है, जब आप कंसेप्ट जानते हो सब एक ही चीज है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेकिन ये तो है कि जब R12 लिए हो तब। अब देखिए, अब थोड़ी सी दिक्कत ये आएगी, यहां निगेटिव भी हो सकता है यहां R21 ले ले, डिस्टेंस उल्टा लेंगे। अब फोर्स इधर वर्क कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट अगर आप इधर को ले रहे हैं तो जाहिर है क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, ध्यान दिया जाए। और यहां पे वही हुआ है, यहां तक तो हो गया। अब यहां अगर मैं पलट दूं, इसी को कह दूं F12, यहां लिख दो R12 के स्थान पे अगर मैं लिखना चाहूं R21 यूनिट वेक्टर में, तो यहां ये नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। यूनिट वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आपने ले लिया, तो इसीलिए यहां क्या आएगा, यहां वाला नेगेटिव क्या ले लिए, यहां ले लिए। अब R21 के स्थान पे आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, देखिए R21 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, ये सब लिख सकते हैं, जहां जैसे जरूरत है। कई प्रकार का यही चीज कई प्रकार से बनाया जा सकता है। यस, इसी टाइप से नीचे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहां पे लिखे हैं, देखिए ये चीज यहां क्या किए, R12 यहां पे लिखे हैं R21 यूनिट कैप के स्थान पे लिख सकते हैं इसका वेक्टर बटे इसका मैग्नीट्यूड, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 पावर में हो जाएगा। मैं कह रहा हूं अगर यूनिट वेक्टर में लिखेंगे तो नीचे स्क्वायर रहेगा, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का 3 पावर हो जाएगा। तो चाहे यहां R का क्यूब लिखिए और R के स्थान पे आप चाहे तो R21 लिखिए, इसके जैसा लिखिए, एक जैसा सिमिलर दिखने के लिए लिखिए, तब भी करेक्ट है। लेकिन अगर आपने F12 और यहाँ 2R21 लिख लिया, उल्टा लिख लिया, तो यहाँ क्या लगाना होगा, निगेटिव साइन लगाना होगा। ये किताब में भी बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ये चीज अगर आप सफाई से देख लेंगे, ये ऊपर वाला जो स्टेप है ये सफाई से देख लेंगे तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो F12 वाला टोटल कंसेप्ट हम देखें, तो यहां देखिए, तो R21 के स्थान पे इस टाइप से अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है तो R21 के स्थान क्या लिखेंगे, ये चीज लिख लेंगे, देखिए यही चीज आएगा, इसके स्थान पे ये चीज, इसके स्थान पे ये चीज, नीचे भी लिख दीजिए, माड का क्यूब है तो माड का क्यूब रहेगा, मैग्नीट्यूड का क्यूब रहेगा। तो ये देखिए 8 फार्मूले सब दिखाई पड़ रहे हैं। F12 सब वेक्टर है, सब सही है, कोई गलत इसमें नहीं है। यस, सिमिलरली अगर हम यही चीज इधर से फाइंड करें, तब ये वाला डिस्टेंस अगर इधर से फाइंड करोगे और इधर वाला डिस्टेंस भी लोगे, मतलब R21 लोगे, तब तो पॉजिटिव लिया जाएगा। जैसे आप देखिए F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो ऐसे केस में यहां भी क्या, यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में लेंगे और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में वर्क करेगा, तो जाहिर है तब तो पॉजिटिव रहेगा। ध्यान दें, मैग्नीट्यूड लगाए होंगे G(m1 m2) R², उसके बाद यूनिट वेक्टर लगाए होंगे इसके जैसा, यूनिट वेक्टर के स्थान पर लिखा गया है R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड में R21, और यहां स्क्वायर पहले से रहा होगा, तो कितना हो गया, इसका विस्तृत फॉर्म F12 वाला हम कर चुके हैं, तो थोड़ा शार्ट में F21 वाला करेंगे। तो ये देखिए यहां से ये चीज आया आपका, अगर सेम रहेगा तो ये पॉजिटिव आएगा। अब R21 के स्थान पे अगर आप इस टाइप से लिखना चाहते हैं तो आपका इस टाइप से हो जाएगा, देखिए वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, इसी का यहाँ पे माड हो जाएगा, इसके स्थान पर ये चीज लिख सकते हैं। तो जिस फॉर्म में आपको चाहिए उसी फॉर्म में आपका हो जाएगा। हाँ, अब देखिए F21, तो F21 और यहां क्या लिखे हैं R12, मतलब फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट आप इधर से ले रहे हैं, तो अपोजिट लेने की वजह से यहां क्या लगाना होगा, निगेटिव करना होगा। तो वही चीज यहां पे किया गया है, देखें तो हो जाएगा G(m1 m2) अपॉन मॉड R12 वेक्टर, ये क्यूब हो जाएगा। यहाँ इसका जो निगेटिव आएगा, निगेटिव वो इस यहां लिख दिया गया है, बस यही बात है। R12 के स्थान पर हम लोग क्या लिख, R12 देखिए यहां लिखा है, तो R2 माइनस R1, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, और R12 के स्थान क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। जो आपको ये कंसेप्ट है, मैथ ये कहता है, जैसे विद्यार्थी, जैसे ए बी वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये मतलब होता है ए बी वेक्टर, यही इसका मतलब है ए बी वेक्टर। जैसे अगर ये ए होता, ये बी होता, तो यही ए बी वेक्टर इक्वल टू ये होता।
ए बी मतलब R12 वेक्टर, मतलब ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर क्या R2, यहां पे क्या होगा R2 माइनस R1। ये मैथ में जानना चाहिए, मैथ में ऐसे किया जाता है। तो वही चीज यहां के लिए हम कर रहे हैं, बाद वाले पोजीशन वेक्टर में से पहले वाला पोजीशन वेक्टर घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो किताब वाले भी पता नहीं क्यों कंफ्यूज करते हैं, जबकि मैथ में बहुत स्पष्ट कॉन्सेप्ट ये हमको दिया हुआ है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और कॉन्सेप्ट देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अब हम स्टडी करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी के बारे में। तो जी के बारे में जितना कंसेप्ट होता है टोटल हम यहाँ पर ध्यान देंगे। तो जी के बारे में पहला कंसेप्ट है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब इसके यूनिट के बारे में जानना चाहते हैं हम, तो यूनिट हो जाएगा, यहां से ध्यान दें, यूनिट के लिए आपको फार्मूला का ज्ञान होना चाहिए। तो जी इक्वल टू हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहें तो जी इक्वल टू हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर अपान M1 M2, ये चीज है। यहां से आप देखिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, तो ये चीज यहां पे यूनिट आपका पता चल जाएगा। यस, अब इनके यूनिट में एक चीज ध्यान देना है विद्यार्थी, जो साइंटिस्ट के नाम पे होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में होना चाहिए। अगर एक में लिखते हैं तब, जैसे न्यूटन अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसा, अगर न्यूटन टोटल लिखते हैं तो NEWTON, ये वाला करेक्ट है। अगर आप पूरा न्यूटन मीटर, न्यूटन को अगर पूरा लिखेंगे तो ये सही है, अगर एक अक्षर में यूनिट लिखते हैं तो ये सही है। ध्यान दें, इंग्लिश में उसको नियम बनाया गया है, ध्यान दिया जाए। डायमेंशंस देखा जाए, डायमेंशंस में फोर्स का यहां पे रखेंगे MLT पावर -2, डिस्टेंस का L स्क्वायर हो जाएगा यहां से, M1 M2 M स्क्वायर, इसको कंबाइन कर लिए, एक M से M कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा M पावर -1 और L का पावर कितना 3 हो जाएगा और T पावर -2 है यहाँ पे। तो ये रहा आपका G का, कैपिटल G का क्या डायमेंशंस हो गया। तो डायमेंशंस क्या है, द करेक्ट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड डायमेंशंस। ध्यान दें, वैल्यू ऑफ जी यूनिवर्सल कांस्टेंट है, उसकी एक वैल्यू होती है जिसे आपको जानना चाहिए, और वो वैल्यू बहुत कम होता है। हाँ, तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर होता है। ध्यान दें, SI में ये वैल्यू होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ये वैल्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान किलोग्राम स्क्वायर, ये तो SI में है। अगर यही चीज आप CGS में चाहते हैं तो वैल्यू ऑफ G CGS में चाहते हैं। ध्यान दें, डाइन को शार्ट में नहीं लिखा गया है व्यवस्था, ध्यान दिया जाए तो DYNE लिखना होगा, फोर्स की CGS में यूनिट। डाइन पूरा लिखिए और मीटर के स्थान पे सेंटीमीटर लिखना होगा, तो ये ग्राम हो जाएगा G स्क्वायर। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ और ये मीटर स्क्वायर की 100 इंटू 100 10⁴, तो ये 5 4 9 हो गया। नीचे देखिए यहाँ पे किलोग्राम स्क्वायर, तो ये 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये 10⁶ हो जाएगा। यस, तो 5 4 9 में से 6 गए 3, तो 3 यहां से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो 8 3 11 10⁻8 आएगा। हमें लगता है आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ये चीज ध्यान देना है, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये सब जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे बैलेंस करेंगे तो ये आ रहा है। हाँ, आगे वैल्यू देखा जाए, अगला पॉइंट समझा जाए। इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट मतलब पूरे भर, विश्व भर। इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, मतलब जी का मान विश्व भर के लिए क्या है, वो कांस्टेंट है। किसी भी पार्टिकल के, किन्हीं दो पार्टिकल के बीच जो जी की वैल्यू होती है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट्स वैल्यू इज सेम थ्रू आउट द यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में सेम है। जी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर,
कैपिटल जी का मान नेचर पर डिपेंड नहीं करता एंड साइज ऑफ द बॉडी, बॉडी के साइज पर भी डिपेंड नहीं करता है। ध्यान दिया जाए, इट डज नॉट डिपेंड इवन अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम बिटवीन द बॉडी, ये बॉडी के मीडियम पर भी डिपेंड नहीं करता है। कैपिटल जी का मान बीच के मीडियम पर डिपेंड करने वाला नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, हर जगह सेम होता है और इस मीडियम से कोई लेना देना नहीं है। अगला स्टेप आपको जानना चाहिए, इट्स वैल्यू वाज फर्स्ट फाइंड आउट बाय द साइंटिस्ट हेनरी कैवेंडिश। तो कैपिटल जी की वैल्यू जो फर्स्ट टाइम प्राप्त किए थे वो साइंटिस्ट का नाम क्या है, हेनरी कैवेंडिश, ये पता है। विद द हेल्प ऑफ टोरिसियन बैलेंस एक्सपेरिमेंट, तो ये एक्सपेरिमेंट की सहायता से, इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से हेनरी कैवेंडिश ने कैपिटल जी का मान सबसे पहले फाइंड किया था, ये चीज आपको जानना चाहिए। अब इसकी डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं किसके बराबर होता है, ये बहुत वीक मतलब बहुत कम वैल्यू है। इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1, तो इस फार्मूले में दोनों वैल्यू क्या 1 किलोग्राम हो, इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो 1 मीटर हो, तो ऐसी दशा में देन ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, यस, तो ये आपका डिफिनेशन हो जाएगा। तो अगर मास जो है 1 kg का है और उनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट उनके बीच कार्य करने वाले, वर्क करने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होता है। तो ये चीज हमें आपको यहां जानकारी देनी थी, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला कंसेप्ट देखा जाए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसके तहत विद्यार्थी ये कंसेप्ट समझना है, मान लेते हैं कोई सिस्टम है जिसमें n पार्टिकल है और किसी एक पार्टिकल पर फोर्स अलग अलग पार्टिकल के कारण उस पर जो फोर्स कार्य करेगा उसके वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। यस, ध्यान दिया जाए। तो मान लेते हैं फिगर में कि ये कोई सिस्टम है m1 m2 m3 m4 सो ऑन mn पार्टिकल से मिलकर बना है और किसी एक पार्टिकल मान लेते हैं m1 पर हम फोर्स ज्ञात करना चाहते हैं, तो m1 पर जो फोर्स कार्य करेगा वेक्टर F1, वो इस पार्टिकल के कारण जो फोर्स कार्य करेगा वेक्टर F12, इस पार्टिकल के कारण जो वेक्टर F13, इस पार्टिकल के कारण फोर्स वेक्टर F14 और इस पार्टिकल के कारण फोर्स वेक्टर F12, तो इनके वेक्टर सम के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस पार्टिकल पर कार्य करने वाला, वर्क करने वाला नेट फोर्स इक्वल टू अलग अलग पार्टिकल के कारण जो फोर्स कार्य करेगा उसके वेक्टर सम के बराबर होता है। यही प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है। ध्यान दिया जाए। एक चीज और विद्यार्थी, तो किन्हीं दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स कार्य करता है वो अदर पार्टिकल की वजह से इफेक्टिव नहीं होता है। ध्यान दिया जाए, इनके बीच जो फोर्स F12 वर्क कर रहा है ये अन्य पार्टिकल की वजह से इफेक्टिव मतलब डिस्टर्ब नहीं होगा, जो है वही रहेगा, ये कहना है। हाँ, किसी एक पार्टिकल पर जो नेट फोर्स कार्य करता है वो सबके पर अलग अलग, जैसे यहाँ का नेट फोर्स ये आया, यहाँ का नेट फोर्स दूसरा आएगा, यहाँ का दूसरा, यहाँ का दूसरा, पार्टिकुलर पार्टिकल पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन किन्हीं दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स वर्क करता है वो अदर पार्टिकल की वजह से प्रभावित नहीं होगा। ये नहीं उसकी वजह से कम ज्यादा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये चीज हम, ये कंसेप्ट आपको हम लिख दिए हैं नोट में, इस पर गौर किया जाए। नोट देखें, द फोर्सेज बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इज अनइफेक्टेड बाय द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ अदर पार्टिकल। दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स कार्य करता है वो और पार्टिकल उपस्थित हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है, वो फोर्स कम ज्यादा होने वाला नहीं है। लेकिन पार्टिकुलर, देखिए नॉट पार्टिकल लिखा है ब्रैकेट, नॉट पार्टिकल मतलब किसी एक अलग अलग पार्टिकल, जैसे यहाँ फोर्स दिया है, यहाँ सबके कारण फाइंड करेंगे किसी एक पार्टिकल पर तो अलग आएगा, यहाँ फाइंड करेंगे सबके कारण तो अलग आएगा, यहाँ फाइंड करेंगे और लोगों के कारण तो अलग आएगा। तो पार्टिकुलर अलग अलग होगा, लेकिन किन्हीं दो पार्टिकल के बीच जो फोर्स कार्य करेगा, वर्क करेगा, वो
अन्य पार्टिकल के प्रेजेंस से एब्सेंस से कोई लेना देना नहीं है, उससे इफेक्टिव नहीं होगा। तो ये चीज, इसका डिफिनेशन देख लिया जाए। इफ ए सिस्टम ऑफ n particles, the total force on any one particle is the vector sum of forces due to all remaining particles। तो ये चीज है। तो हम समझते हैं ये कंसेप्ट भी समझ गए होंगे। हम लोग इस पर प्रॉब्लम आने वाले कल में करेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की स्टडी करेंगे। तो जो भी कंसेप्ट कहीं से कुछ भूल चूक हो गई है, सब पॉइंट को इकट्ठा करके आपको हम रिपीट करते हैं। यस, ध्यान दिया जाए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या सिंबल में एफजी भी हम प्रयोग करेंगे कहीं कहीं, ध्यान दिया जाए, भीड़ भाड़ से बचने के लिए। इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्स सदैव क्या है? अट्रैक्टिव है। ये रिपल्सिव फोर्स वर्क यहां पे नहीं होता, केवल और केवल क्या होता है? अट्रैक्टिव इन नेचर। तो ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। पॉइंट 2 देखा जाए, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम बिटवीन द पार्टिकल। आपको पहले बताया गया कि ये मीडियम के बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। या आप मून पर जाएं या बीच में पानी हो, तेल हो, लकड़ी हो, इस टाइप को आपको सतर्क रहना चाहिए। नीट वाले कंपटीशन में खासकर वो बता देंगे कि इतना 5 न्यूटन का फोर्स कार्य करता है, इनके बीच तेल लकड़ी कुछ इस टाइप का भर दिया जाए तब फोर्स कितना कार्य करेगा। तो इस टाइप से परेशान होने की जरूरत नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स बीच के मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। सतर्क और सावधान रहें। तीसरा पॉइंट देखा जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स आर डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन पेयर, हेंस दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको यहां पढ़े होंगे वेक्टर F12 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। तो मतलब F12 किसी बॉडी पर एक्ट करता है तो F12 इधर की ओर कार्य करेगा, तो इस पर क्या कार्य करेगा? F21 अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। ये पेयर के रूप में होते हैं, जोड़े के रूप में होते हैं, ध्यान दिया जाए। और इसीलिए ये क्या है? हेंस दे ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का नियम का ये क्या करता है? पालन करता है। एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन का मतलब विद्यार्थी आप समझ लीजिए, एक्शन मतलब गाल पे थप्पड़ मारने वाला कॉन्सेप्ट एक्शन रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि उसमें टाइम, आपको किसी ने गाल पर एक थप्पड़ मारा तो आपने उस पर मारा तो इस पर टाइम लगेगा, ये कॉन्सेप्ट गलत है। तो ये एक्शन रिएक्शन का मतलब होता है कि दोनों एक साथ होना चाहिए। जैसे गाल पे थप्पड़ ही मार रहा है तो वो भी उसी समय मारे, उसी दोनों के बीच में टाइम लैग नहीं होना चाहिए, गैपिंग नहीं होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। जब F12 कार्य करता है तो तुरंत उसी समय कार्य करता है F21, इनके बीच कोई टाइम लैग नहीं होता, ध्यान दिया जाए। चौथे पॉइंट पर गौर किया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्सेज एज दे एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ये सेंट्रल फोर्स होता है, जो कि मतलब सेंटर की ओर वर्क करता है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, यही चीज सेंट्रल फोर्सेज है, तो ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, आगे देखिए, ग्रेविटेशनल, पांचवा पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। ये आपको बताया गया है, कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है क्या होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। अगर ये चीज आपको कमजोर है तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको विधिवत पढ़ना चाहिए, ध्यान दे। तो ग्रेविटेशनल फोर्सेज आर कंजर्वेटिव फोर्सेज, सो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये तो वहां डेरिवेशन हुआ वर्क एनर्जी थ्योरम में, तो वहां ये बात बताई भी गई है, लेकिन अब यहाँ चैप्टर है तो एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान दिया जाए। और ये कैसे वर्क, कैसे जो है पाथ इंडिपेंडेंट है, वहां पे सब डेरिवेशन हुआ है। छठवां पॉइंट देखा जाए, इफ एनी पार्टिकल मूव्स अलोंग ए क्लोज पाथ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, देन द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज ऑलवेज जीरो फॉर राउंड ट्रिप। ट्रिप मतलब यात्रा, पूरी यात्रा के दौरान। तो अगर वो क्लोज पाथ है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स या यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है,
ये वर्क जो है क्या है, कितना होगा, 0 होगा। तो ये सब वर्क एनर्जी थ्योरम वाले कॉन्सेप्ट में विधिवत किया गया है डेरिवेशन के साथ। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए, कुछ और पॉइंट के साथ हम आपको मिलते हैं अभी। हाँ विद्यार्थी, कुछ और पॉइंट देखा जाए। 7वां पॉइंट, इट इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। ये आपको पहले ही बताया जा चुका है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत कमजोर होता है। इसकी वैल्यू इतना कम होती है कि भगवान कसम पेड़ में आम हो तो वहीं सड़ जाए, अगर हवा का घर्षण ना हो तो जमीन पे ना गिरे। मतलब ये फोर्स बहुत ही कमजोर होता है। न्यूमेरिकल के माध्यम से भी ये बात हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। हाँ, 8वां पॉइंट देखा जाए, फोर्स डेवलप्ड बिटवीन एनी टू मासेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब एनी टू मासेज के बीच जो फोर्स कार्य करेगा, इस फोर्स का नाम क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। आगे क्या कह रहा है, ध्यान दिया जाए, एनी टू पार्टिकल, फोर्स डेवलप्ड बिटवीन एनी टू मासेज इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एनी बॉडी इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थोड़ा नाम में ध्यान दिया जाए, इस टाइप का लैंग्वेज मिलता है तो लोग बातचीत में क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। अगर फोर्स में एक हमारा अर्थ है और दूसरा एनी बॉडी है, तो ऐसी दशा में जो फोर्स उनके बीच कार्य करता है, उस फोर्स का क्या नाम है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ध्यान दिया जाए, बस थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है, तो ये कमी आपको जानना चाहिए। हाँ, अगला पॉइंट 9वां क्लियर किया जाए। इट इज फाउंड ट्रू फॉर इंटरप्लेनेटरी मतलब ग्रहों के बीच डिस्टेंसेज। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो बहुत दूर है ग्रह से, ग्रह जो है, प्लेनेट जो बहुत दूर है, उनके बीच भी कार्य करता है। डिस्टेंसेज टू इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेज, और अणुओं के बीच की दूरी के लिए भी सत्य है। ग्रेविटेशनल, इसका मतलब यह है ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत बड़ी डिस्टेंस से लेकर बहुत छोटी डिस्टेंस के लिए वैलिड है। तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस मतलब ये प्लेनेट के बीच का डिस्टेंस है। इंटर एटॉमिक डिस्टेंस मतलब एटम के बीच का डिस्टेंस है। तो ये बहुत कम डिस्टेंस है, ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो ध्यान दिया जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत अधिक डिस्टेंस और बहुत कम डिस्टेंस के लिए वैलिड है। एक लास्ट पॉइंट जो बोर्ड लेवल पे पूछा जा सकता है, आपको बता भी चुके हैं कि मास का रेशियो कुछ भी हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो भगवान कसम 1:1 ही होता है। ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स मास का रेशियो कुछ भी क्यों ना हो जाए, ग्रेविटेशनल फोर्स की रेशियो ऑलवेज 1:1 होता है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।